स्वागत है एक बार फिर से बैंक फॉर सक्सेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों, आप हैं बैंक फॉर सक्सेस के चैनल पर और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सब्सक्राइबर बटन के बगल में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोने में जो है, अब जैसे मैंने एक फ़ोटो डाल रखा है, ये इमेज आपकी हेल्प के लिए है कि अगर आप देखो तो ये अगर सब्सक्राइब आपने कर लिया तो उसके बगल में एक बेल है, उस बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम लोग नए वीडियो पोस्ट करेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उस वीडियो को उसी समय आप देख सकते हैं। ओके। हमारे चैनल पर आपको डेली 1 to 2 वीडियो पोस्टेड होते हैं बैंक और ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और वीकेंड पर हम लोग मोस्टली ट्राई करते हैं कि 2 से 3 वीडियो आपके हेल्प के लिए पोस्ट किया जाए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो है NICL असिस्टेंट एग्जाम के बारे में। NICL असिस्टेंट एग्जाम जो है, NICL का वैकेंसी निकल चुका है, 984 के लगभग वैकेंसी है। उसका प्रीलिम एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको प्रीलिम एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए, वही आपको बताऊंगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। पहले बताता हूँ इस वीडियो का प्रीरिक्विसाइट क्या है, या किसी भी एग्जाम के लिए आपको प्रीरिक्विसाइट क्या है, मतलब आपके अंदर किस क्या क्या चीज़ें आप पहले से ही करते रहना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें आपको पहले से ही फॉलो करना चाहिए। पहला है द हिंदू, द इकोनॉमिस्ट या द फाइनेंशियल एक्सप्रेस। इसमें से कोई एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल या पूरा का पूरा न्यूज़पेपर जो है, आपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं पिछले मतलब 2 महीने 3 महीने, या अगर आप तक अभी तक शुरू नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, शुरुआत कर दीजिए इसका, ये ज़रूरी है। दूसरा है, आपको टेबल जो है वो 30 तक याद होना चाहिए। बचपन में हम लोगों ने 20 तक सीखा था, उसको इंक्रीज कीजिए, उसको 30 तक ले जाइए, टेबल आपको 30 तक याद होना चाहिए। तीसरा है, आपको स्क्वायर जो है वो 40 तक याद होना चाहिए, और 80 तक का या 100 तक का आपको शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए कैसे स्क्वायर निकालते हैं। सेम आपको स्क्वायर रूट भी पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट भी कम से कम 30 से 40 तक का आपको पता होना चाहिए। ओके। उसके बाद आता है क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट भी आपको अच्छा खासा पता होना चाहिए। क्यूब एटलीस्ट 20 तक आपको क्यूब पता होना चाहिए, और क्यूब रूट भी उतना ही तक आपको पता होना चाहिए, वरना नहीं तो आपको एटलीस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। स्पीड में टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट या क्यूब और क्यूब रूट कैलकुलेट फास्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको 10 से 15 सेकेंड में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए उस पर। आपको स्पीड मैथ टेक्निक्स के जितने भी स्पीड मैथ्स के ढेर सारे टेक्निक्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और आपको प्रैक्टिस भी होना चाहिए उस चीज़ पर। अपने वोकेबलरी डेली बेसिस पर आप याद करते हो, अगर आप नहीं याद करते हैं तो ये आपकी गलती है, ये आपका एक तरह से डिसएडवांटेज हो सकता है आपके लिए। तो अभी से टाइम है, अभी भी टाइम है, स्टार्ट कर दीजिए, वोकेबलरी डेली बेसिस पर याद करना जरूरी है। उसके बाद आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए 8 से 10 घंटे प्रिपरेशन करने की, 8 से 10 घंटे डेली पढ़ने की। ओके, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितने मोटिवेटेड हैं एग्जाम के लिए, वो मायने रखता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। अगर प्रीलिम एग्जाम देखें तो ये नॉर्मल जितने भी IBPS के द्वारा कंडक्ट किए किए जाते हैं प्रीलिम एग्जाम, सेम उसी तरह इसका भी प्रीलिम एग्जाम होगा। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ भी इंग्लिश लैंग्वेज आपको 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग एबिलिटी में आपको 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपको 35 मार्क्स और 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन और 60 मिनट आपको दिया जाएगा 100 मार्क्स के लिए। ओके। अगर आप कलर के लेवल में बात करें, चूंकि असिस्टेंट लेवल का एग्जाम है, यहाँ पर पेपर का लेवल जो है वो इजी रहने वाला है। आपको प्रीलिम एग्जाम में वो लोग ज़्यादा टॉर्चर करने वाले नहीं हैं। प्रीलिम एग्जाम में आपको इजी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस इजी होते हैं फिर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने चाहिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही ऊपर चला जाता है आजकल। तो फिर आप जैसे ही क्वेश्चन का लेवल इजी होगा तो आपको 80 प्लस जो है अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है कट ऑफ जो है क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ फिर 60 प्लस रहने की संभावना रहती है, 62 65 कट ऑफ रह सकता है। तो उसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि पेपर का लेवल अगर इजी रहे तो आप भी हाई स्कोर कर सकें। हाई स्कोर एग्जाम में आपको भी हाई स्कोर करने की ज़रूरत होती है। चलिए अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं किस तरह से आपको सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको किस तरह के प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर बात करते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों अगर आप देखो तो पिछले 2 3 जो एग्जाम हुए हैं IBPS के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं, उसमें उन्होंने इंग्लिश का एक पैटर्न उन्होंने फिक्स कर दिया है कि इंग्लिश में वो लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और स्पॉटिंग एरर से 10 10 क्वेश्चन पूछेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो NSCL का एग्जाम होने वाला है उसमें भी यही पैटर्न फिक्स रहने वाला है।
90% चांस है, यही पैटर्न रहने चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और स्पॉटिंग एरर से 10-10 क्वेश्चंस। ओके, लेकिन चांस बन सकता है कि वो लोग पारा जंबल और फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, फिर उसका भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको इन 3 टॉपिक्स पर रहना चाहिए। वैसे भी अगर पारा जंबल और फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, फिर भी वो 10 मार्क्स के रहेंगे, टोटल यहाँ से 20 मार्क्स आपको पूछा जाएगा। और अगर इसका आपने ज़्यादा प्रिपरेशन कर रखा है तो 20 मार्क्स में से आप 15 से 17 मार्क्स ला सकते हैं। तो कट ऑफ आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बस थोड़ा बहुत उधर से स्कोर करना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस, आपका फोकस जो है इन 3 टॉपिक पर ज़्यादा होना चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी में ये 3 टॉपिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविजन होना चाहिए इस टॉपिक्स पे। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले पेपर की। अगला पेपर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस पेपर में आपको क्वेश्चंस आएंगे नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस, डाटा इंटरप्रिटेशन से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 सेट हो सकते हैं, मोस्टली एक सेट पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में। अगर 2 पूछे जाएंगे फिर अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं पूछा जाएगा। या दूसरा चांस यहाँ पर 2 से 3 कंडीशन बन सकते हैं, तो हर तरह से प्रैक्टिस कीजिए। नंबर सीरीज फिक्स रहेगा, सिंप्लीफिकेशन फिक्स रहेगा और मिसलेनियस फिक्स रहेगा। कहने का मतलब है आपका 25 मार्क्स फिक्स है, ये 25 मार्क्स यहीं से पूछा जाना है, कहीं बाहर से नहीं पूछा जाएगा। बाद बाकी जो बच गए डाटा इंटरप्रिटेशन और अप्रोक्सीमेशन में, यहाँ पर थोड़ा पंगा होता है। अगर डाटा इंटरप्रिटेशन 5 मार्क्स का पूछा गया, अप्रोक्सीमेशन 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, या इसके बदले क्यू ई पूछा जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपसे 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिए। अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं पूछा गया, फिर 5 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाएगा। दोनों में से एक चांस बनता है, या दोनों में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपको डाटा इंटरप्रिटेशन को ही 5 मार्क्स इंक्रीज करके इसको 10 मार्क्स कर दिया जाएगा। मतलब 10 क्वेश्चन आपसे डाटा इंटरप्रिटेशन में ही पूछ लिया जाएगा। प्रिपेयर्ड रहिए तीनों तरीके के लिए। अप्रोक्सीमेशन भी पूछा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछा सकता है, या डाटा इंटरप्रिटेशन से 2 सेट पूछा सकता है। लेकिन बाद बाकी जो ये 25 मार्क्स है, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और मिसलेनियस, ये 25 मार्क्स फिक्स रहेंगे। इसमें से कहीं भी कुछ कटने वाला नहीं है, इतना क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाएगा। ओके, ये बात होगी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। इसको मैंने बता दिया आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। आपको ध्यान देना है डाटा इंटरप्रिटेशन पर, सिंप्लीफिकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 10 क्वेश्चन रहेंगे अगर, तो वहाँ से आपको 10 में से 10 आना चाहिए। नंबर सीरीज में 5 में से 5 आपको स्कोर करने हैं। मिसलेनियस लेंदी हो जाता है, कैलकुलेटिव होता है, फिर भी आप इसमें से 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हाई स्कोरिंग एग्जाम में सारा कुछ ईजी रहता है, तो आपको स्कोर ज़्यादा करने होते हैं। तो फिर वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट क्वांटिटी एप्टीट्यूड में ही दिखता है कि कितना आपने मैनेज किया है, कितना आपने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखा है। ओके, अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। अगर रीजनिंग सेक्शन में देखें, यहाँ पर आपको पजल्स ज़्यादा पूछे जाएंगे। पजल्स में से यहाँ आपको मान लीजिए 15 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही, फिक्स रहेगा। आपको 15 क्वेश्चंस पजल से पूछे जा सकते हैं। 10 तो आराम से पूछे जाएंगे, 15 चांस बनता है कि 15 पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर का इनइक्वालिटी रहेगा, इजी रहेगा। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा दोस्तों। प्रीलिम एग्जाम में टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं क्लर्क लेवल पे, इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसलिए स्कोर जो है हाई स्कोरिंग एग्जाम हो जाता है। इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चंस पुराने पैटर्न वाले, इनइक्वालिटी भी डायरेक्ट इनइक्वालिटी होगा। सिलोगिज्म से 5 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन से 5 क्वेश्चंस और मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मिसलेनियस में क्या क्या होगा? मिसलेनियस में होगा डायरेक्शन से डिस्टेंस, रैंकिंग, ये सारे क्वेश्चन जो है मिसलेनियस में आ जाते हैं, यहाँ से आपको पूछे सकते हैं। अब बात करते हैं पजल्स में। पजल्स में आपको एक फ्लोर अरेंजमेंट पूछा सकता है, दूसरा एक सर्कुलर या स्क्वायर, और एक लीनियर आपको पूछा सकता है। सर्कुलर वाले में हो सकता है कि इनसाइड आउटसाइड वाला कंडीशन दे दिया जाए आपको, नहीं तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। मोस्टली चांस बनते हैं डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि पेपर इजी रहेगा तभी हाई स्कोर जाएगा। वरना प्रैक्टिस आप जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का भी कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको आंख मूंद के जाइए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है इजी ही रहेगा, लेकिन 90% चांस बनता है क्वेश्चन इजी ही रहेगा। ओके, ये बात हो गई रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन में आपको यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जितना ज़्यादा फोकस कीजिएगा उतना सही रहेगा। एक और टॉपिक मिसिंग है, वो टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। इसको भी ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले जो है, इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो डायरेक्ट जो है 3-3 लाइन का, मतलब 3-3 करके सेट में दे दिए जाते हैं कि n2 एट द रेट, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं एट द रेट। इस तरह से 3-3 के सेट में आपको 6 3-3 के सेट दिए जाएंगे, उसमें सबको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा आपको क्या होता है कि 25-26 जो है लेटर्स, सिम्बल्स
और नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स के तीनों के कॉम्बिनेशंस में 26-27 आपको दे दिए जाते हैं। एक तरह से तीनों का कॉम्बिनेशन 26-27 नंबर्स, लेटर और सिंबल्स कंबाइन फॉर्म में दे दिए जाते हैं। उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका 10वां का राइट में 10 पोजीशन जो लेफ्ट टू द राइट ऑफ 10 क्या होगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10th प्लेस का लेफ्ट टू द राइट ऑफ 10th प्लेस का क्या होगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं और ये टिपिकली टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस पर भी आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चंस भी आपको क्लर्क लेवल में 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। आप एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए। स्टडी प्लान में आपका 2.5 घंटे तीनों सब्जेक्ट पर होना चाहिए। 2.5 करके आप हर सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए। अगर आप पहले से जो है SBI PO का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपके लिए इस टाइम एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए 2 घंटे का। उसमें जो है उसी में से इंक्लूड कर लीजिए। इसके लिए भी NICL के लिए भी आप अलग से टाइम मत निकालिए, क्योंकि जो आपका SBI PO का प्रिपरेशन है, अगर आपका SBI PO का लेवल का प्रिपरेशन है तो आप क्लर्क आराम से निकाल ही लोगे प्रीलिम, उसमें कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। लेकिन एक काम मत भूलिएगा, आप 2 घंटे का टाइम निकाल कर एक जो है सेट जरूर मार लीजिएगा NICL लेवल का, क्योंकि ये आपका जो है मोटिवेशन इंक्रीज करेगा। ये जरूरी हो जाता है आपको चेक करने के लिए कि आप प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है। इसलिए दो दो 2.5 घंटे का जो है 2 घंटे अपने सेट मार लिया और आधा घंटा उसको देख लिया, एनालाइज कर लिया पेपर को। ये जरूर कर लीजिएगा अगर आप SBI PO का साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं या SSC CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है कोई एक्स्ट्रा स्टडी प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, खास करके SBI PO वालों के लिए। जो लोग SBI PO का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, खासकर NICL का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए मैं कहूँगा कि आप जो है एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए। उसमें 2.5 घंटे आप तीनों सब्जेक्ट को दीजिए। उसके बाद जो है एक्स्ट्रा अपना 2 से 3 घंटे रखिए करंट अफेयर्स के लिए, वोकेबलरी के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, स्पीड मैथ प्रैक्टिस करने के लिए। ये सारा कुछ उसमें इंक्लूड कीजिए एक्स्ट्रा टाइम में। लेकिन 2 घंटे कम से कम एक सब्जेक्ट पर जरूर दीजिए प्रिपरेशन के लिए। उस तरह से अपना एक स्टडी प्लान बनाइए जो कि इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक अच्छा प्लान जरूरी है। ओके, उसके बाद देयर इज नो सीक्रेट वेपन टू क्रैक दिस एग्जाम, ओनली योर प्रैक्टिस कैन गेट यू सेलेक्टेड इन दिस एग्जाम। कोई भी एग्जाम में दोस्तों आपका प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा, आपने जितना अच्छा उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड करता है कि आपने कितने प्रैक्टिस किए हैं, वही आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है। वो ऐसा नहीं है कि हाउ टू गेट सक्सेस इन बैंक एग्जाम आप नेट पर सर्च करते हो और आपको जो है बैंक एग्जाम में सक्सेस मिल जाता हो, कुछ नहीं होता। आपका प्रिपरेशन डिपेंड करता है। एक सही स्मार्ट वे में अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो वही आपको हेल्प करता है आपके सिलेक्शन के लिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस ईयर का पेपर। प्रीवियस ईयर का पेपर कभी इग्नोर मत कीजिए किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर एक बार ट्राई कीजिए। चौथा इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आपको खुद में विश्वास नहीं होगा कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तब तक आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए विश्वास रखिए कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। चौथा, पांचवा पॉइंट, प्रैक्टिस मॉक एंड इम्पोर्टेंट इज एनालाइज दैट मॉक। आप मॉक का प्रैक्टिस कीजिए और उसको एनालाइज जरूर कीजिए। मॉक का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, उससे डबल इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना। कई सारे लोग क्या करते हैं, गलती यहीं पर कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं कि वो एनालाइज नहीं करते हैं उसे। मॉक प्रैक्टिस किया चाहे उसे कम कुछ लोगों का होता है कम नंबर आने लगता है मॉक में, तो वो वहीं पर छोड़ देते हैं। अरे यार डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अरे यार वैसे भी कम नंबर आ रहा है, क्या एनालाइज करना है इसमें। उन्होंने सोचा 100 का उन्होंने अटेम्प्ट कि ये मॉक था, प्रीलिम दिया उन्होंने, प्रीलिम का मॉक, उसमें उसने 20 या 22 नंबर आया। फिर उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया, फेंक दिया पेपर को, यार ऐसे भी नहीं आ रहे हैं इसमें, क्या एनालाइज करके क्या फायदा। नहीं, वहीं पर गलती हो जाती है। आपको भले ही 20 नंबर आया, 15 नंबर आया, 8 नंबर आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने उसको उसी दिन एनालाइज नहीं किया तो वो हमेशा आपको 20 नंबर ही आता रहेगा। हाँ, अगर आपने उस दिन एनालाइज कर लिया, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे आपके 80 क्वेश्चंस आपके बचे हुए थे, वो 80 क्वेश्चंस आपको उसी दिन प्रैक्टिस कर लेने हैं। उसका अच्छे से समझ लेना है, उसको सॉल्यूशन देख के चाहे जैसे भी हो, किसी और से हेल्प लेकर। अगर आपने उसी दिन उसको समझ लिया तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, अगले दिन आपको 25 मार्क्स जरूर आएगा। ओके, प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए कि आपका इंप्रूवमेंट हो। प्रैक्टिस में ये नहीं कि बस आपने कोटा पूरा कर लिया देके एग्जाम को। ओके, वर्क ऑन योर वीक एरियाज। छठा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अपने जितने भी आपके वीक एरियाज हैं, जहाँ पर आप लैग करते हो, जो आपका गलत होता है, जहाँ पर एनालाइज करने का वही मतलब था
कि जहाँ आपका गलती हो रहा था वो एरिया पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, वीक एरियाज पे वर्क कीजिए, आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ओके।